नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर आई हूं, यानी एक अनोखा उपहार। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे पाठ्यक्रम में सेकंड ग्रेड में 4 कहानियां प्रस्तावित हैं और उनमें से एक कहानी है पटाक्षेप नहीं होगा, जो डॉक्टर हेतु भारद्वाज के द्वारा लिखी गई है। राजस्थान के जाने माने कहानीकार हैं हेतु भारद्वाज, और इनकी इस कहानी पर सौभाग्य से मेरी थोड़ी बातचीत हुई स्वयं कहानीकार के द्वारा। मुझे उनसे मिलने का एक अद्भुत अवसर मिला, तो मैं चाहूंगी कि इस कहानी की पृष्ठभूमि के विषय में आप स्वयं उन्हीं से जानें कि किस विषय वस्तु को लेकर उन्होंने ये कहानी लिखी, और इसके विषय में बाद में हम अलग से एक अलग सत्र में विस्तृत चर्चा करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। तो चलिए आनंद लीजिए स्वयं हेतु भारद्वाज की जुबानी, उनकी कहानी की मूल संवेदना, उनकी कहानी की पृष्ठभूमि। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि मेरे प्रदेश का युवा वर्ग मेरी एक कहानी को, चाहे वो किसी बहाने से सही, लेकिन वो पूरी तन्मयता से पढ़ेगा। मुझे गर्व की भी अनुभूति हो रही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जिन 4 कहानियों का चयन किया उनमें मेरा नाम आया। प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और राजस्थान के विजयदान देथा के बाद हेतु भारद्वाज का आना हेतु भारद्वाज के लिए गर्व की बात है। लेकिन मुझे संतोष इस बात का है कि जिस कहानी का चयन किया है वह कहानी मुझे बहुत प्रिय लगती है, और मुझे ही नहीं प्रिय लगती, ये 89 या 90 में हंस में छपी थी और तब इस कहानी पर खूब चर्चा हुई थी और लोगों ने इसकी ओर बहुत ध्यान दिया था। पुस्तकों में भी इस कहानी का जिक्र हुआ है और इस कहानी को कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना गया था। एक तो इस दृष्टि से कि इसमें ग्रामीण परिवेश का बड़ा वास्तविक चित्रण है। मैं गांव का आदमी हूँ, गांव में पैदा हुआ, गांव में पला बढ़ा, लेकिन गांव मुझसे कभी छूट नहीं पाया। और आज भी जब मैं गांव में पहुंच जाता हूँ तो मुझे ये लगता है कि जैसे मैं अपने बचपन में आ गया। तो वहाँ के रेशे रेशे से वाकिफ़ हूँ। वहाँ के जो मेरी उम्र के लोग हैं, कई बार ऐसे घटनाएं घटी हैं जब उनके साथ मेरा संवाद हुआ है और उस संवाद में उन्हें ये लगा है कि मैं इतना सारा पढ़ लिख कर भी वही गंवार आदमी हूँ। एक बार ऐसे ही एक केस में बहुत बड़ी पंचायत थी जिसमें 6 गांवों के ब्राह्मण इकट्ठे थे। उसमें मेरा पक्ष अकेले का पक्ष था, लेकिन अंत में वही बात मानी गई जो मैंने रखी थी। जब पंचायत समाप्त हुई तो मेरे हमउम्र एक व्यक्ति ने कहा कि भाई, हम तो ये समझते थे कि तू गांव से चला गया और अब तेरा तो गांव में कुछ वो नहीं रहा, लेकिन तू तो हमसे भी ज़्यादा कर रहा है। कर रहा शब्द का प्रयोग क्या हो कि काबू में नहीं आया। तो मैंने ये कहा कि मैंने गांव ही तो छोड़ा है, गंवारपन थोड़ा ही छोड़ा है। मुझे पता था कि अगर मुझे आप लोगों से मुकाबला करना है तो मुझे अपने गंवारपन के हथियार ही अपनाने पड़ेंगे, और वो हथियार सब मैंने सुरक्षित रखे हैं। आप लोग गांव में रहते हैं और मैं गांव में न रहते हुए भी गांव मेरे अंदर रहता है। ये दोनों में अंतर है। और जब मैं गांव में जाता हूँ तो पुराने किस्से सुनाता हूँ, लोगों को पता ही नहीं है। खैर, तो ये जो कहानी है, ये कहानी की पृष्ठभूमि आज़ादी से पहले से शुरू होती है और हमारे यहाँ प्रजातंत्र आता है और किस तरीके से हम प्रजातंत्र को स्वीकार करते हैं और ग्रामीण जीवन में वो प्रजातंत्र किस तरीके से अपने पैर फैलाता है और वो पैर फैलाने में किस प्रकार से चीज़ें बनती बिगड़ती रहती हैं, उसका चित्रण इस कहानी में है। पटाक्षेप नहीं होगा शीर्षक मैंने इसलिए रखा कि मैंने इस कहानी में नाटक के शिल्प का प्रयोग किया।
और नाटक के शिल्प के जो कथानक की कार्यावस्थाएं हैं, प्रारंभ प्रयत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति, प्रारंभ प्रयत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति और फलागम, ये 5 स्थितियाँ, इन 5 स्थितियों में बांटा है मैंने इस कहानी को। तो जैसे एक निरंतर नाटक चल रहा है, और वो नाटक है प्रजातंत्र का। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो गांव में मुखिया सर्वे सर्वा था, और जब पंचायती राज लागू हुआ तो हमारे यहाँ चुनाव होने लगे। लेकिन चुनाव के नाम पर जो नाटक होता रहा, और वो नाटक आज भी जारी है। इसलिए मैंने इसका शीर्षक रखा है पटाक्षेप नहीं होगा, कि वो नाटक कभी बंद नहीं होगा, वो यूं की यूं चलता रहेगा। और ये भले ही हमको ये लगे कि ये कार्यावस्थाएं इस घटना, इस छोटी सी कहानी में आ गई हैं, लेकिन वो घटनाएं निरंतर इसी रूप में चलती रहेंगी। और ये जैसा लगता है कि आज जो प्रजातंत्र का आप लोग रूप देख रहे हो, उसमें हमें ये लगता है कि चीज़ें लगता है कि बहुत सुधर रही हैं, बहुत सुधर रही हैं, लेकिन जहाँ की तहाँ है। हम लोग मानसिक रूप से शायद विकसित नहीं हुए हैं, शायद हम इस प्रजातंत्र के लिए तैयार नहीं थे, अथवा जो ये कहा जाता है कि इट इज़ टू डेमोक्रेसी इन इंडिया, ज़्यादा प्रजातंत्र हो गया है। हमें ऐसा ज़्यादा, जैसे भूखे आदमी को खाने को मिल जाए तो वो संतोष के नहीं साथ नहीं खाता, हालांकि उसको कोई उसे छीनने वाला नहीं है, लेकिन जल्दी 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 जल्दी। इसी तरह से हमको जो अधिकार मिले, हमने बहुत लंबी गुलामी झेली है, बहुत लंबी यातना झेली है हमने गुलामी की, उससे जो हमें ये अधिकार मिले, उन अधिकारों से जैसे हम लोग उनके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। और आज भी हमें ये लगता है कि जैसे ये अधिकार हमें कुछ ना कुछ गलत करने के लिए दिए गए हैं। और ये हमारे संविधान की एक कमी रह गई कि हमने संविधान में अधिकारों को तो परिभाषित कर दिया, लेकिन कर्तव्यों को परिभाषित नहीं किया। और क्योंकि परिभाषित कर्तव्यों को नहीं किया, इसलिए हम लोग केवल अपने अपने अधिकारों पर जोर जमाते रहे। और हम किस प्रकार से अधिकार के द्वारा चुनाव जीत सकते हैं, गलत मार्गों के द्वारा चुनाव जीत सकते हैं, किस प्रकार हम सत्ता पर काबिज हो सकते हैं, किस प्रकार सत्ता को अपने अधीन बनाए रख सकते हैं, ये सब हम करते रहे, क्योंकि कर्तव्यों के प्रति हमारे मन में कभी कोई कोमल भाव नहीं आया। कहानी में मुखिया की पृष्ठभूमि है। मुखिया तो जो सबसे ज़्यादा धनी और ताकतवर होता था वो मुखिया होता था, लेकिन प्रजातंत्र में मुखिया की जगह उत्तर प्रदेश में प्रधान ने ले ली, यहाँ उसको सरपंच कहते हैं। अब हर 5 साल बाद सरपंच का चुनाव होता है, और चुनाव में किस तरीके से और घटना चक्र बढ़ता है, बदलता है, किस तरीके से लोगों को बेचा जाता है, किस तरीके से लोगों को खरीदा जाता है, किस प्रकार से परिणाम प्रभावित किए जाते हैं, इसकी कथा इस कहानी में है। प्रारंभिक रूप से मैंने इसलिए किया है कि प्रारंभिक रूप से जब पहला चुनाव होता है, आप लोगों को तो याद नहीं है, मुझे याद है कि हाथ उठवाए गए थे एक घेर में, इकट्ठा करके गांव के लोगों को कि भाई हाथ उठाओ। पहले से तय कर लिया था कि जो मुखिया का बेटा है उसको प्रधान बनाना है, क्योंकि गांव के कुछ जो मौजूद लोग थे वो इकट्ठे हुए, और मुखिया ने कहा कि भाई बताओ, अब प्रजातंत्र आ गया तो आप लोगों का अधिकार। देखिए छल किस तरह से होता है, छल जो होता है उसके तरीके हैं। मैं आप लोगों को धोखा भी देना चाहता हूं, लेकिन आप लोगों को उस धोखे के लिए तैयार करता हूं। तो मुखिया जी तैयार करते हैं कि भाई अब देखो प्रजातंत्र का जमाना है, मेरा तो अब कोई लेना देना है नहीं, और मैं तो बहुत दिन मुखिया रह लिया, अब तुम लोग देख लो। अब जो गांव के संजीदा लोग जो मुखिया के इर्द गिर्द रहा करते थे, वो ये सोचते हैं मुखिया जी आप नहीं बनते तो मत बनो, लेकिन आप जिसको कह दोगे वही बन जाएगा, जो कह दोगे वही प्रधान बन जाएगा। पहले से ये तैयारी थी कि किसी ने मुखिया के बेटे का नाम, कि आप नहीं हैं तो आपका बेटा केहर सिंह, जो हमारे यहाँ
सल्तनत की बुराई के बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, उसके बाद ये परंपरा चालू हो गई। अब ये परंपरा नाटक का यहाँ से ये प्रारंभ है कि किस प्रकार से सत्ता एक जो सामंती व्यक्ति था उससे छूट करके और सामंत की गोद में ही पड़ी रहती है, लेकिन वो प्रजातंत्र का प्रयोग होता है। और हर चुनाव में, पहले चुनाव में तो मुखिया को सबने कह दिया, अब लोगों में जागरूकता भी आ रही है, वहाँ भी जागरूकता आती है। कुछ युवा लोग तैयार होते हैं लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हर चुनाव में कोई ना कोई ऐसा बखेड़ा खड़ा कर दिया जाता है कि जीत उसी व्यक्ति की होती है जो परंपरा से प्रधान चला आ रहा है। और कहानी के अंत में आकर के, फलागम में आकर के ये होता है कि परिवर्तन इतना होता है कि मुखिया के बेटे का बेटा प्रधान बन जाता है। इसलिए ये कहा कि पटाक्षेप नहीं होगा, नाटक अनवरत जारी रहेगा। तो ये एक प्रजातंत्र के चुनाव रूपी नाटक का एक खेल है, और वो खेल विभिन्न स्थितियों में हमको देखने को मिल रहा है। और हम उसमें देख रहे हैं क्या छद्म हैं, क्या छले हैं, किस तरह से लोग अपने वोटर्स को प्रभावित करते हैं, किस तरह उन पर दबाव डालते हैं, क्या गलत सलत तरीके प्रयोग होते हैं। लेकिन ये बात सिद्ध होती है कि जिसके पास सिर ज़्यादा हैं वो विजयी है। जब तक ये तरीके अपनाते जाते रहेंगे तब तक ये नाटक चलता रहेगा। ये इस कहानी का इसलिए पटाक्षेप नहीं होगा। नहीं होगा ये